दोस्तों, इमेजिन कीजिए, साल है 1942। वर्ल्ड वॉर टू अपने पीक पर है। आप एक ट्रेन के डब्बे यानी वैगन में बंद है। ये पैसेंजर ट्रेन नहीं है, ये जानवरों को ले जाने वाली ट्रेन है। इस एक छोटे से डब्बे में 80 लोग ठुसे हुए हैं। सांस लेने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। वहाँ सिर्फ एक छोटी सी खिड़की है जिसमें सलाखें लगी हैं, जहाँ से थोड़ी सी हवा आ रही है। आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं। आपको नहीं पता आपके माँ बाप कहाँ हैं, आपकी प्रेग्नेंट वाइफ कहाँ है। आपके पास जो कुछ भी था, आपका नाम, आपका पैसा, आपकी डिग्री, आपकी इज्जत, सब छीन लिया गया है। आपके पास सिर्फ वो कपड़े बचे हैं जो आपने पहने हैं। ट्रेन रुकती है, दरवाज़ा खुलता है और सामने एक बोर्ड दिखता है, ऑशविट्स। उस वक्त उस ट्रेन के डब्बे में सबका खून जम गया। ऑशविट्स का मतलब था मौत, गैस चेम्बर्स, अवन्स। लेकिन उस भीड़ में एक आदमी था, एक साइकाइट्रिस्ट, एक डॉक्टर, जिसका नाम था विक्टर एमिल फ्रैंकल। वो चाहता तो भाग सकता था। अमेरिका का वीज़ा उसकी जेब में था जब वो वियना में था। वो सेफ हो सकता था, लेकिन वो रुका अपने बूढ़े माँ बाप के लिए। और अब वो नरक यानी हेल के दरवाजे पर खड़ा था। दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये किताब किसी एसी कमरे में बैठकर नहीं लिखी गई। ये किताब लिखी गई है दुनिया के सबसे खौफनाक कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर, कागज़ के छोटे टुकड़ों पर चोरी छुपे। ये किताब है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। इस किताब ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाई है। जब लोग सुसाइड करने वाले होते हैं, जब लोग डिप्रेशन में होते हैं, तो थेरेपिस्ट्स उन्हें ये किताब देते हैं। क्यों? क्योंकि विक्टर फ्रैंकल ने वो सवाल सॉल्व कर दिया जिससे हम सब डरते हैं, कि जब जिंदगी में सिर्फ दुख हो, सिर्फ सफरिंग हो और उम्मीद की कोई किरण न हो, तब जिंदा क्यों रहें। आज का वीडियो एक मास्टर क्लास है। हम विक्टर फ्रैंकल के साथ उस कैंप के अंदर जाएंगे। हम उनकी साइकोलॉजी समझेंगे, हम लोगोथेरेपी समझेंगे। अगर आप लाइफ में लॉस्ट फील कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, तो ये वीडियो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1, द शॉक। जैसे ही विक्टर फ्रैंकल ट्रेन से उतरे, वहां एसएस गार्ड्स खड़े थे, हथौड़े लिए हुए कुत्तों के साथ। वहां एक ऑफिसर खड़ा था, एकदम स्मार्ट, क्लीन यूनिफॉर्म में, होठों पर हल्की सी स्माइल। वो ऑफिसर एक गेम खेल रहा था, द फिंगर गेम। वो हर कैदी को देखता और अपनी उंगली हिलाता, कभी लेफ्ट कभी राइट। लोगों को लगा शायद ये डिसाइड हो रहा है कि कौन किस साइड सोएगा। विक्टर फ्रैंकल उस ऑफिसर के सामने पहुंचे। वो ऑफिसर उन्हें घूर रहा था। फ्रैंकल ने अपनी कमर सीधी की ताकि वो हेल्दी दिखें। ऑफिसर ने थोड़ा सोचा और फिंगर राइट की तरफ कर दी। शाम को फ्रैंकल ने पूछा कि मेरे दोस्त जो लेफ्ट साइड गए थे वो कहाँ हैं। एक पुराने कैदी ने चिमनी की तरफ इशारा किया, जहां से आग और धुआं निकल रहा था। उसने कहा वो वहां हैं, वो अब राख बन चुके हैं। लेफ्ट का मतलब था गैस चेम्बर, डेथ। राइट का मतलब था हार्ड लेबर, वर्क। उस एक उंगली के इशारे ने जिंदगी और मौत डिसाइड कर दी थी। फ्रैंकल कहते हैं उस पल उनका पुराना वर्जन मर गया। उनका नाम विक्टर फ्रैंकल अब एग्जिस्ट नहीं करता था। अब वो सिर्फ एक नंबर थे, नंबर 119104। यहां से फ्रैंकल का पहला साइकोलॉजिकल लेसन शुरू होता है। वो इसे कहते हैं द डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव, यानी बच जाने का झूठा भरोसा। जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होता है तो हमारा दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं करता। कैंप में आते ही लोगों को लगा शायद ये इतना बुरा नहीं होगा, शायद हमें बचा लिया जाएगा, शायद हमें सिर्फ काम करना है। हम भी अपनी लाइफ में यही करते हैं। जब डॉक्टर कहता है कैंसर है, हम कहते हैं रिपोर्ट गलत होगी। जब बिजनेस डूबता है, हम कहते हैं मार्केट ठीक हो जाएगा। फ्रैंकल कहते हैं ये होप कभी कभी डेंजरस होती है अगर ये आपको रियलिटी देखने से रोके। कैंप की रियलिटी ये थी कि वहां कोई इंसानियत नहीं थी। उनसे उनके कपड़े उतरवा लिए गए, उनके सारे बाल पूरे शरीर के काट लिए गए, उन्हें नंगा खड़ा कर दिया गया बर्फ में। फ्रैंकल के पास उनकी लाइफ की सबसे प्रेशियस चीज थी, उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट, उनकी लाइफ भर की रिसर्च पेपर्स जो उन्होंने अपने कोट के अंदर छुपा रखी थीं। उन्होंने एक गार्ड से कहा, सर मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, बस ये कागज। गार्ड ने उन्हें गाली दी और कहा, तू यहां जिंदा रहने की भीख मांग, कागज की बात मत कर। वो पेपर्स छीन लिए गए, जला दिए गए। फ्रैंकल के पास अब ना फैमिली थी, ना नाम था, ना बाल थे, ना कपड़े थे, और न ही उनका लाइफ्स वर्क यानी किताब थी। वो लिखते हैं, ऑल वी पोजेस्ड वॉज आर नेकेड एग्जिस्टेंस, यानी हमारे पास सिर्फ हमारा नंगा वजूद बचा था। यहाँ पर एक चमत्कार हुआ। मेडिकल साइंस कहती है कि अगर आप इतनी ठंड में नंगे रहेंगे, बिना खाने के, बिना सोए, तो आप मर जाएंगे। लेकिन वो लोग नहीं मरे। फ्रैंकल जो एक डॉक्टर थे वो हैरान थे। उन्होंने देखा कि इंसान का शरीर यानी ह्यूमन बॉडी और दिमाग कितना एडजस्ट कर सकता है। लोग गंदे पानी से अपने दांत साफ करते थे, फिर भी उनके गम्स स्ट्रांग थे।
लोग 6 महीने तक एक ही शर्ट पहनते थे, फिर भी उन्हें इन्फेक्शन नहीं होता था। लोग बर्फ पर बिना जूते के चलते थे, पर उन्हें पिनोनिया नहीं होता था। फ्रैंकल ने यहाँ एक बहुत बड़ी बात सीखी। डॉस्टोयेव्स्की सेड, मैन इज अ बीइंग हु कैन गेट यूज्ड टू एनीथिंग। यानी इंसान एक ऐसा जीव है जो किसी भी चीज़ की आदत डाल सकता है। आपको लगता है कि मैं एसी के बिना नहीं रह सकता, मैं आईफोन के बिना नहीं जी सकता, मैं उस लड़की के बिना मर जाऊंगा। फ्रैंकल कहते हैं बकवास, आप सब कुछ सह सकते हैं। आपकी कैपेसिटी आपकी सोच से 1000 गुना ज़्यादा है। जब आपके सर पर बंदूक रखी होती है तो आपको भूख नहीं लगती, आपको नींद नहीं आती, आपको ठंड नहीं लगती, आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग उठता है। लेकिन सर्वाइवल सिर्फ शरीर का नहीं होता, असली खेल दिमाग का था। शुरू के कुछ दिनों में लोगों को शौक लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक दूसरा फेज शुरू हुआ, एक ऐसा फेज जो शौक से भी ज्यादा खतरनाक था। फ्रैंकल इसे कहते हैं एपैथी, यानी भावहीनता। इमेजिन करिए, आप सुबह उठते हैं, आप देखते हैं कि आपके बगल में जो लड़का सोया था वो मर गया है, उसकी आंखें खुली हैं। एक नया कैदी डर जाएगा, वो रोएगा, लेकिन एक पुराना कैदी, वो मरे हुए आदमी को देखेगा, वो देखेगा कि उसकी जेब में एक आलू का टुकड़ा बचा है, वो आलू निकालेगा। वो देखेगा कि मरे हुए आदमी के जो जूते हैं उसके जूतों से बेहतर हैं, वो जूते उतारेगा और अपने पुराने जूते वहां रख देगा, और फिर वो गार्ड को आवाज लगाएगा, ये मर गया, इसे ले जाओ। कोई रोना नहीं, कोई दुख नहीं, कोई इमोशन नहीं। फ्रैंकल कहते हैं कि ये क्रूएलिटी नहीं थी, ये सेल्फ डिफेंस था। अगर आप रोज मौत देखोगे और रोज रोगे तो आप पागल हो जाओगे। दिमाग एक आयरन शील्ड बना लेता है, वो इमोशंस को स्विच ऑफ कर देता है। मैं कुछ महसूस ही नहीं करूंगा तो मुझे दर्द नहीं होगा। लेकिन इसका एक नुकसान था। जब आप दर्द महसूस करना बंद कर देते हैं तो आप खुशी महसूस करना भी बंद कर देते हैं। आप इंसान नहीं रहते, आप एक मशीन बन जाते हैं, एक ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा था। फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग इमोशनल ज़ॉम्बीज बन गए वो जल्दी मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीने की वजह खो दी थी। कैंप में एक अजीब फिनोमिनन होता था। सुबह सुबह अगर कोई कैदी अपनी आखिरी बची हुई सिगरेट पीता था तो सब समझ जाते थे कि यह आज मरने वाला है। कैंप में सिगरेट करेंसी थी, लोग सिगरेट देकर सूप लेते थे। अगर कोई सिगरेट खुद पी रहा है, इसका मतलब उसने उम्मीद छोड़ दी है। वो कह रहा है, अब खाना खाकर क्या फ़ायदा, बस 2 मिनट का मज़ा लेता हूँ और मर जाता हूँ। वो गिव अप कर चुके थे। फ्रैंकल ने देखा कि शारीरिक ताकत डिसाइड नहीं करती थी कि कौन बचेगा। हट्टे कट्टे पहलवान मर गए, लेकिन पतले दुबले लोग, फ्रैंकल जैसे लोग बच गए। कैसे? क्योंकि उनके दिमाग में एक फ्यूचर था। यहाँ आता है इस किताब का सबसे बड़ा कोट जो फ्रैंकल ने नीत्शे से लिया था। ही हु हैज़ अ वाई टू लिव फॉर कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। यानी जिसके पास जीने की कोई वजह होती है वो किसी भी कैसे को सह सकता है। फ्रैंकल ने खुद को जिंदा रखने के लिए एक मेंटल ट्रिक यूज़ की। जब वो बर्फ में गड्ढा खोद रहे होते थे, गार्ड्स उन्हें मार रहे होते थे, भूख से पेट में दर्द हो रहा होता था, तो फ्रैंकल अपने दिमाग में कैंप से बाहर चले जाते थे। वो इमेजिन करते थे कि वो एक बड़े लेक्चर हॉल में खड़े हैं, स्टेज पर हैं, लाइट उन पर है, ऑडियंस बैठी है और वो ऑडियंस को लेक्चर दे रहे हैं, द साइकोलॉजी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। वो अपने प्रेजेंट दुख को, अपने सफरिंग को एक पास्ट मेमोरी की तरह देख रहे थे। देखो दोस्तों, उस वक्त मैंने क्या महसूस किया था। उन्होंने अपने दर्द को एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एक केस स्टडी बना दिया। इसने उन्हें दर्द से अलग कर दिया। ये पावर है आपके दिमाग की। लेकिन सिर्फ लेक्चर नहीं, उन्हें जिंदा रखा एक और चीज ने, लव। उनकी वाइफ टिली। फ्रैंकल को नहीं पता था कि वो जिंदा हैं या मर गई हैं, लेकिन वो सुबह आसमान को देखते थे और उन्हें लगता था कि उनकी वाइफ उन्हें देख रही हैं। वो उनसे मन ही मन बातें करते थे। उन्होंने लिखा, द सेल्वेशन ऑफ मैन इज थ्रू लव एंड इन लव। यानी इंसान की मुक्ति प्यार के जरिए और प्यार में ही है। दोस्तों, पार्ट 1 का कंक्लूजन ये है, विक्टर फ्रैंकल ने नरक देखा, लेकिन उस नरक में उन्होंने एक चीज़ डिस्कवर की, एक ऐसी चीज़ जिसे एसएस गार्ड्स, हिटलर, भूख या मौत भी उनसे छीन नहीं सकती थी। द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स। क्या है वो फ्रीडम, और कैसे फ्रैंकल ने अपने दुख, सफरिंग को अपना मीनिंग बनाया, कैसे उन्होंने लोगोथेरेपी को जन्म दिया। पार्ट 2 में हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ सफरिंग की। हम समझेंगे कि जब आपके पास बदलने के लिए कुछ ना बचे तब आप क्या कर सकते हैं। ये पार्ट आपकी साइकोलॉजी को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, स्वागत है पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे विक्टर फ्रैंकल का नाम, कपड़े, बाल और पहचान छीन ली गई थी। वो एपैथी के स्टेज में थे। लेकिन अब हम उस मोड़, टर्निंग पॉइंट पर आ गए हैं जहां उन्होंने वो डिस्कवरी की जिसने उन्हें अमर बना दिया। कैंप में एक अजीब बात होती थी। सारे कैदियों के हालात सेम थे। सबको सेम गंदा खाना मिलता था, सबको सेम मार पड़ती थी, सबको सेम ठंड लगती थी। लॉजिकली सबका रिएक्शन सेम होना चाहिए था, सबको जानवर बन जाना चाहिए था। लेकिन फ्रैंकल ने देखा कि ऐसा नहीं था। कुछ लोग जानवर बन गए थे, वो खाने के लिए दूसरों से लड़ते थे, चोरी करते थे। लेकिन
कुछ लोग, बहुत कम लोग, संत बन गए थे। ये लोग अपनी रोटी का टुकड़ा दूसरों को दे देते थे। ये लोग रोते हुए लोगों के पास जाकर उन्हें चुप कराते थे। ये लोग मरते वक्त भी भगवान का नाम लेते हुए शांति से मरते थे। फ्रैंकल के दिमाग में एक सवाल आया, अगर हालात सेम है, एनवायरनमेंट सेम है, तो ये लोग अलग कैसे बिहेव कर रहे हैं? साइंस कहती है कि इंसान अपने एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। अगर एनवायरनमेंट बुरा है तो इंसान बुरा बनेगा। लेकिन ये लोग इस थियरी को गलत साबित कर रहे थे। और तब फ्रैंकल ने अपनी डायरी में वो लाइन लिखी जो आज साइकोलॉजी की दुनिया की सबसे पावरफुल लाइन मानी जाती है। Everything can be taken from a man but one thing, the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, बस एक चीज़ नहीं, उसकी आखिरी आज़ादी कि वो अपने हालात में अपना एटीट्यूड खुद चुने। एसएस गार्ड्स कंट्रोल कर सकते थे कि फ्रैंकल क्या खाएंगे, वो कंट्रोल कर सकते थे कि फ्रैंकल कब सोएंगे, वो कंट्रोल कर सकते थे कि फ्रैंकल जिंदा रहेंगे या मरेंगे, लेकिन वो ये कंट्रोल नहीं कर सकते थे कि फ्रैंकल उस दर्द को कैसे रिएक्ट करेंगे। गार्ड उन्हें गाली दे सकता था, लेकिन फ्रैंकल डिसाइड कर सकते थे कि वो उस गाली से दुख महसूस करें या उस गार्ड पर तरस खाएं कि ये कितना गिरा हुआ इंसान है। रिएक्शन उनके हाथ में था। फ्रैंकल कहते हैं, बिटवीन स्टिमुलस यानी घटना एंड रिस्पॉन्स यानी रिएक्शन देर इज अ स्पेस। इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। इन आवर रिस्पॉन्स लाइज आवर ग्रोथ एंड आवर फ्रीडम। घटना और रिएक्शन के बीच में एक खाली जगह होती है। उस जगह में हमारी ताकत है चुनाव करने की, और उसी चुनाव में हमारी आज़ादी है। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कैंप के लिए नहीं है, ये आज आपके लिए है। ट्रैफिक जैम स्टिमुलस, गुस्सा रिस्पॉन्स, ये ऑटोमेटिक है, लेकिन ट्रैफिक और गुस्से के बीच में एक स्पेस है। उस स्पेस में आप कह सकते हैं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं म्यूजिक सुनूंगा। यही द लास्ट ह्यूमन फ्रीडम है। द आर्ट ऑफ सफरिंग, दुख को कैसे सहें। फ्रैंकल ने एक और चीज़ नोटिस की, कैंप में सफरिंग कांस्टेंट थी, उसे हटाया नहीं जा सकता था। तो फ्रैंकल ने सोचा, अगर मैं दुख को हटा नहीं सकता तो मुझे दुख देखने का नज़रिया बदलना होगा। उन्होंने दोस्तोयेव्स्की का एक कोट याद किया, आई ओनली ड्रेड वन थिंग, नॉट टू बी वर्दी ऑफ माई सफरिंग्स। मुझे बस एक चीज़ का डर है कि कहीं मैं अपने दुख के काबिल ना रहूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुख एक इम्तहान है, टेस्ट है। अगर आप दुख में टूट गए, रोए, गिड़गिड़ाए, तो आप फेल हो गए। लेकिन अगर आपने दुख को सर उठाकर सहा, अगर आपने कहा मार लो जितना मारना है, मैं नहीं टूटूंगा, तो आप उस दुख के काबिल हैं। आपने उस दुख को जीत लिया। एक रियल स्टोरी सुनाता हूं जो फ्रैंकल बताते हैं। एक दिन कैंप में सब लोग काम कर रहे थे, सब थके हुए थे, डिप्रेस थे। तभी एक कैदी भागता हुआ आया और उसने कहा, जल्दी बाहर आओ, सूरज डूब रहा है, सनसेट। लोग जो आधे मरे हुए थे वो अपनी सूप की कटोरी छोड़कर बाहर भागे। उन्होंने देखा कि आसमान लाल, ऑरेंज और पर्पल रंग से भरा हुआ था। बादलों के रंग बदल रहे थे। वो कीचड़ में खड़े थे, लेकिन आसमान में खूबसूरती थी। सब शांत हो गए और किसी ने धीरे से कहा, दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। सोचिए, नरक के बीच में वो खूबसूरती ढूंढ रहे थे। फ्रैंकल कहते हैं कि नेचर और आर्ट इंसान को जिंदा रखते हैं। जब आप किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं तो आपको याद आता है कि आप जानवर नहीं, आप इंसान हैं। एक और टूल जो उन्होंने यूज़ किया वो था ह्यूमर, हंसी। आप सोचेंगे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कौन हंसता है? फ्रैंकल कहते हैं, ह्यूमर इज द सोल्स वेपन इन द फाइट फॉर सेल्फ प्रेजर्वेशन। हंसी आत्मा का हथियार है। फ्रैंकल ने अपने एक दोस्त से डील की। उन्होंने कहा, हमें हर रोज़ एक नई फ़नी कहानी बनानी होगी फ्यूचर के बारे में। वो इमेजिन करते थे कि वो आज़ाद हो गए हैं और किसी बड़ी डिनर पार्टी में गए हैं और गलती से, आदत के मारे वो सूप मांगते हैं। बॉटम से देना, गिव मी फ्रॉम द बॉटम, क्योंकि कैंप में सूप के नीचे ही थोड़े मटर या पीस होते थे। वो इमेजिन करके हंसते थे कि होस्टेस का चेहरा कैसा होगा जब वो सूप के लिए भीख मांगेंगे। ये छोटी सी हंसी उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए दुख से दूर ले जाती थी। द मीनिंग ऑफ सफरिंग, लोगोथेरेपी का जन्म। अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जो लोगोथेरेपी का बेस बना। फ्रैंकल का मानना था, सफरिंग सीजेस टू बी सफरिंग एट द मोमेंट इट फाइंड्स अ मीनिंग, यानी दुख दुख नहीं रहता जिस पल उसे कोई मीनिंग, अर्थ मिल जाता है। अगर आपको पता है कि आप क्यों दुख सह रहे हैं तो वो दुख तपस्या बन जाता है। एग्जाम्पल, एक माँ अपने बच्चे के लिए भूखी रहती है। उसे भूख लगती है, दर्द होता है, लेकिन वो रोती नहीं है। क्यों? क्योंकि उस दुख का एक मीनिंग है, उसके बच्चे की जिंदगी। फ्रैंकल कैंप में डॉक्टर्स की तरह काम करते थे जब वो मजदूरी नहीं कर रहे होते थे। एक बार उनके पास एक बूढ़ा कैदी आया। वो रो रहा था। उसने कहा, विक्टर, मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे डर है कि मेरी मौत का कोई मतलब नहीं होगा। मैं यहाँ मर जाऊंगा, कोई याद नहीं रखेगा, मेरे दुख बेकार चले जाएंगे। फ्रैंकल ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है? उसने कहा, मेरा बेटा, वो अमेरिका में है, वो मेरा वेट कर रहा है।
फ्रैंकल ने कहा, तो तुम्हारा दुख बेकार नहीं है। तुम इसलिए जिंदा हो ताकि तुम्हारा बेटा अनाथ ना हो। तुम इसलिए दुख सह रहे हो ताकि एक दिन तुम उससे मिल सको। तुम्हारा दुख ही तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हारा प्यार है। वो आदमी चुप हो गया। उसके आंसू रुक गए। दुख वही था, कैंप वही था, लेकिन नजरिया बदल गया। अब वो दुख मीनिंगलेस टॉर्चर नहीं, अब वो सैक्रिफाइस था। यहाँ से हमें पार्ट 2 का सबसे बड़ा लेसन मिलता है। हम अक्सर लाइफ से सवाल पूछते हैं, लाइफ मुझे खुशी कब देगी, लाइफ मेरा टाइम कब आएगा। फ्रैंकल कहते हैं गलत। आपको लाइफ से सवाल नहीं पूछना है, लाइफ आपसे सवाल पूछ रही है। हर दिन, हर घंटे जिंदगी आपसे पूछती है, अब तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, बताओ तुम कैसे रिएक्ट करोगे। अब तुम्हारी जॉब गई, बताओ तुम क्या करोगे। अब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, बताओ तुम देवदास बनोगे या बेहतर बनोगे। आपको जवाब देना है, बोलकर नहीं, अपने एक्शन से। रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लाइफ का मीनिंग है। द एस्केप दैट नेवर हैपेंड, किस्मत का फैसला। पार्ट 2 के एंड में मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहता हूं जिसने प्रूव किया कि फ्रैंकल सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो उसे जीते थे। कैंप के आखिरी दिनों में फ्रैंकल को मौका मिला भागने का, एस्केप। उनका एक दोस्त जो कैंप के हॉस्पिटल में काम करता था, उसने कहा, विक्टर, कल मैं स्मगलिंग के लिए बाहर जा रहा हूं ट्रक में, मैं तुम्हें छुपा कर ले जाऊंगा, हम आज़ाद हो जाएंगे। फ्रैंकल का दिल जोर से धड़कने लगा। आज़ादी, फाइनली। उन्होंने अपना थोड़ा सा सामान बांधा। आखिरी बार वो अपने पेशेंट्स यानी मरीजों को देखने गए। वहाँ एक आदमी था जो टाइफस से मर रहा था। उस आदमी ने फ्रैंकल की आंखों में देखा और पूछा, डॉक्टर, तुम भी जा रहे हो ना? सब डॉक्टर्स भाग रहे हैं। उस आदमी की आंखों में जो निराशा थी वो फ्रैंकल से देखी नहीं गई। फ्रैंकल बाहर गए। उन्होंने सोचा, अगर मैं भाग गया तो मैं अपनी लाइफ बचा लूंगा, लेकिन मैं एक डॉक्टर होने का फर्ज हार जाऊंगा, मैं अपने मीनिंग से भाग जाऊंगा। उन्होंने वापस जाकर अपने दोस्त से कहा, मैं नहीं जा रहा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पेशेंट्स के साथ रहेंगे, भले ही मौत आ जाए। जैसे ही उन्होंने ये डिसीजन लिया, उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उन्होंने अपनी किस्मत को गले लगा लिया था। और दोस्तों, किस्मत का खेल देखिए, जिस ट्रक में फ्रैंकल भागने वाले थे वो ट्रक कभी पहुंचा ही नहीं। जो लोग उस ट्रक में गए वो पकड़े गए और मारे गए। क्योंकि फ्रैंकल रुके, क्योंकि उन्होंने मीनिंग और फर्ज को चुना, वो बच गए। यह है ताकत सही फैसले की। दोस्तों, पार्ट 2 में हमने सीखा कि रिएक्शन हमारी आज़ादी है और मीनिंग दुख की दवा है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पार्ट 3 में हम देखेंगे फ्रीडम। कैंप के गेट्स खुलेंगे, लेकिन क्या आज़ादी वैसे ही होती है जैसा हम सोचते हैं? जब फ्रैंकल वापस अपने घर वियना पहुंचेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? क्या उनकी वाइफ जिंदा हैं? क्या उनके माँ बाप जिंदा हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगोथेरेपी एक्चुअली काम कैसे करती है? हम अपनी लाइफ में मीनिंग कैसे ढूंढें? पार्ट 3 में हम 3 प्रैक्टिकल वेज टू फाइंड मीनिंग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, स्वागत है पार्ट 3 में। हम अक्सर सोचते हैं कि जिस दिन हमारी प्रॉब्लम खत्म होगी हम खुशी से नाचेंगे, जिस दिन मैं अमीर बन जाऊंगा, जिस दिन मेरा ब्रेकअप का दुख खत्म होगा, जिस दिन मैं आज़ाद होऊंगा। लेकिन विक्टर फ्रैंकल हमें एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो मूवीज में नहीं दिखाई जाती। द साइकोलॉजी ऑफ द रिलीज्ड प्रिजनर। साल 1945, वॉर खत्म हो गई, कैंप के गेट्स खुल गए, रेड क्रॉस के ट्रक्स आ गए। लेकिन क्या हुआ? क्या कैदियों ने जश्न मनाया? क्या वो गले मिले? क्या वो हंसे? नहीं। फ्रैंकल लिखते हैं, वी हैड फॉरगॉटन टू लाफ। हम हंसना भूल चुके थे। जब वो आज़ाद होकर पहली बार खेत में चले तो उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा था। फूल थे पर उनमें कोई रंग नहीं दिख रहा था। चिड़िया थी पर उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इस स्टेट को साइकोलॉजी में कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नर्क खत्म हो गया है। धीरे धीरे जब उन्होंने पेट भर खाना खाया और जब उन्होंने बात करना शुरू किया तब इमोशंस वापस आए। लेकिन वो इमोशंस खुशी के नहीं थे, वो गुस्से के थे, वो बदले के थे। कुछ कैदियों ने कहा, अब हम उन्हें मारेंगे जिन्होंने हमें मारा। लेकिन फ्रैंकल ने वहां भी अपनी ह्यूमैनिटी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकता। एक दिन फ्रैंकल एक खुले मैदान में अकेले चल रहे थे। अचानक वो घुटनों पर गिर गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। वहां कोई गार्ड नहीं था, कोई डर नहीं था। उन्होंने एक प्रेयर दोहराई, आई कॉल्ड टू द लॉर्ड फ्रॉम माई नैरो प्रिजन एंड ही आंसर्ड मी इन द फ्रीडम ऑफ स्पेस। मैंने अपनी तंग कैद से भगवान को पुकारा और उसने मुझे खुले आसमान में जवाब दिया। उस दिन उस मैदान में विक्टर फ्रैंकल का पुनर्जन्म हुआ। डिसइल्यूजनमेंट, टूटी हुई उम्मीद। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। फ्रैंकल वापस अपने शहर वियना पहुंचे। पूरे रास्ते वो बस एक ही चीज़ सोच रहे थे, मेरी वाइफ टिली, मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली। यही वो मीनिंग था जिसने उन्हें जिंदा रखा था। वो अपने घर गए, दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ कोई और रह रहा था। पड़ोसियों ने बताया, फ्रैंकल साहब, उनकी माँ तो गैस चेंबर में मर गई, उनके पिता स्टारवेशन से मर गए। फ्रैंकल ने पूछा, और मेरी पत्नी टिली? जवाब मिला, वो भी नहीं रही। सोचिए, जिस उम्मीद ने उन्हें नर्क में जिंदा रखा था वो उम्मीद झूठी थी। सब मर चुके थे, वो अकेले बचे थे।
इसे कहते हैं डिसइल्यूजनमेंट, जब आपको लगता है कि दुख के बाद इनाम मिलेगा पर मिलता है और ज़्यादा दुख। ऐसे वक्त में कोई भी इंसान भगवान को गाली देता, कोई भी इंसान सुसाइड कर लेता। मैं क्यों बचा? इस अकेलेपन के लिए। लेकिन फ्रैंकल ने सुसाइड नहीं किया। उन्होंने वापस अपना थ्योरी ऑफ मीनिंग अप्लाई किया। उन्होंने सोचा, अगर मैं बचा हूं तो इसका भी कोई कारण होगा। मेरे परिवार की मौत बेकार नहीं होनी चाहिए। मुझे उनके लिए जीना होगा। मुझे दुनिया को सिखाना होगा कि दर्द से कैसे लड़ते हैं। उन्होंने अपनी जली हुई मैन्यूस्क्रिप्ट को वापस लिखना शुरू किया और इस तरह जन्म हुआ लोगोथेरेपी का। लोगोथेरेपी, द क्योर फॉर मॉडर्न सोल। अब हम मास्टर क्लास के प्रैक्टिकल हिस्से में आते हैं। फ्रैंकल की फिलॉसफी दूसरे साइकोलॉजिस्ट से अलग क्यों है? सिगमंड फ्रॉइड कहते थे इंसान प्लेजर चाहता है, मजा चाहता है। अल्फ्रेड एडलर कहते थे इंसान पावर चाहता है, ताकत चाहता है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं इंसान मीनिंग चाहता है, अर्थ चाहता है। फ्रैंकल ने देखा कि आज के ज़माने में लोगों के पास सब कुछ है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा खाना। फ्रॉइड का प्लेजर मिल गया। लोगों के पास स्टेटस है, प्रमोशन है। एडलर का पावर मिल गया। फिर भी लोग डिप्रेस्ड क्यों हैं? लोग ड्रग्स क्यों ले रहे हैं? लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? फ्रैंकल इसे कहते हैं दी एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, यानी अस्तित्व का खोखलापन। ये खाली गड्ढा है हमारे अंदर। हमें लगता है कि ये गड्ढा पैसे से भर जाएगा या सेक्स से भर जाएगा या फेम से भर जाएगा। हम उसमें चीज़ें डालते रहते हैं पर वो गड्ढा नहीं भरता। क्यों? क्योंकि वो गड्ढा मीनिंग मांग रहा है और हम उसे प्लेजर दे रहे हैं। फ्रैंकल ने एक टर्म दिया, संडे न्यूरोसिस। क्या आपने नोटिस किया है कि अक्सर लोग संडे को उदास हो जाते हैं? पूरा हफ्ता वो काम में बिजी रहते हैं तो उन्हें सोचने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन संडे को जब काम रुकता है तो अंदर का सन्नाटा चीखने लगता है। उन्हें महसूस होता है कि उनकी लाइफ कितनी खाली है। मैं बस काम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, पर मैं जी क्यों रहा हूँ? तो इस वैक्यूम को कैसे भरें? फ्रैंकल हमें 3 रास्ते बताते हैं मीनिंग ढूंढने के। ये 3 रास्ते आप आज ही अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। पाथ 1, बाय क्रिएटिंग अ वर्क और डूइंग अ डीड, काम करके। ये सबसे कॉमन रास्ता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ जॉब करना नहीं है। इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन देना, कुछ ऐसा क्रिएट करना जो आपके बाद भी रहे। ये एक किताब लिखना हो सकता है, एक बिजनेस बनाना हो सकता है, एक बच्चे को अच्छी परवरिश देना हो सकता है। फ्रैंकल कहते हैं लाइफ आपसे पूछती है कि तुम दुनिया को क्या देकर जाओगे। जब आप किसी प्रोजेक्ट में, किसी मिशन में खो जाते हैं तो आपको अपना मीनिंग मिल जाता है। आपका फोकस खुद से हटकर काम पर चला जाता है। पाथ 2, बाय एक्सपीरियंसिंग समथिंग और एनकाउंटरिंग समवन, प्यार करके। दूसरा रास्ता है कनेक्शन, किसी इंसान को सच में प्यार करना। प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं है। प्यार का मतलब है किसी दूसरे इंसान के अंदर के पोटेंशियल को देखना। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उन्हें वो बनने में मदद करते हैं जो वो बन सकते हैं। फ्रैंकल अपनी वाइफ को याद करके जिंदा रहे, वो लव था। आप नेचर की खूबसूरती देखकर भी मीनिंग ढूंढ सकते हैं। एक अच्छी पेंटिंग, एक अच्छा म्यूजिक, एक सनसेट। जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं किसी मोमेंट में तो वो मोमेंट मीनिंग बन जाता है। पाथ 3, बाय द एटीट्यूड वी टेक टुवर्ड अनअवॉइडेबल सफरिंग, दुख सहकर। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल रास्ता है। फ्रैंकल कहते हैं अगर आप काम नहीं कर सकते, पाथ 1 बंद। अगर आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, पाथ 2 बंद। तब भी आपके पास मीनिंग ढूंढने का रास्ता है। कैसे? अपने दुख को ट्रांसफॉर्म करके। फ्रैंकल एक कहानी सुनाते हैं। एक बार उनके क्लिनिक में एक बूढ़ा डॉक्टर आया। वो बहुत डिप्रेस था क्योंकि उसकी वाइफ मर गई थी। वो उससे बहुत प्यार करता था। उसने फ्रैंकल से पूछा, डॉक्टर मैं क्या करूं? मैं इस दर्द के साथ जी नहीं पा रहा। फ्रैंकल ने उसे दवाई नहीं दी। उन्होंने एक सवाल पूछा, डॉक्टर अगर आप पहले मर जाते और आपकी वाइफ जिंदा रहती तो क्या होता? बूढ़े डॉक्टर ने कहा, ओह ये तो बहुत बुरा होता। वो मेरे बिना जी नहीं पाती, वो कितना दुख सहती। फ्रैंकल ने कहा, तो देखिए आपने उसे उस दुख से बचा लिया और उसे बचाने की कीमत, प्राइस आप चुका रहे हैं जिंदा रहकर और दुख सहकर। वो बूढ़ा डॉक्टर चुप हो गया। उसने फ्रैंकल का हाथ पकड़ा और शांति से चला गया। दुख कम नहीं हुआ, वाइफ वापस नहीं आई, लेकिन अब उस दुख का एक मीनिंग था। मैं ये दुख इसलिए सह रहा हूं ताकि मेरी वाइफ को ना सहना पड़े। वो दुख सैक्रिफाइस बन गया। फ्रैंकल कहते हैं डिस्पेयर इज इक्वल टू सफरिंग माइनस मीनिंग। निराशा तब होती है जब दुख हो पर उसका कोई मतलब ना हो। अगर आप मीनिंग जोड़ दें तो निराशा खत्म हो जाती है। द ह्यूमन पोटेंशियल, इंसान क्या बन सकता है। पार्ट 3 के एंड में मैं आपको फ्रैंकल का एक थॉट एक्सपेरिमेंट बताना चाहता हूं। इसे कहते हैं द एप एक्सपेरिमेंट। फ्रैंकल पूछते हैं, इमेजिन करो एक बंदर है, एप। साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको इंजेक्शंस लगा रहे हैं ताकि वैक्सीन बन सके। उस बंदर को दर्द हो रहा है, वो चीख रहा है, वो सोच रहा है ये लोग मुझे क्यों मार रहे हैं, मेरी लाइफ का क्या मतलब है, सिर्फ दर्द।
वो बंदर कभी नहीं समझ सकता कि उसका दर्द इंसानों की जान बचाने के काम आएगा। उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं है कि वो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट समझे। फ्रैंकल पूछते हैं, क्या इंसान ही फाइनल एवोल्यूशन है? क्या हमारे ऊपर कोई ऐसी दुनिया नहीं है जिसे हम ना समझ सकें? हो सकता है हमारा दुख भी किसी हायर पर्पस के लिए हो जो हमें अभी समझ नहीं आ रहा। जैसे वो बंदर वैक्सीन को नहीं समझ सकता, शायद हम भी भगवान के प्लान को नहीं समझ सकते, लेकिन हमें भरोसा यानी फेथ रखना होगा कि मीनिंग एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे फ्रैंकल ने मीनिंग ढूंढा, लेकिन पार्ट 4 अभी बाकी है। पार्ट 4 में हम इस मास्टर क्लास को कंक्लूड करेंगे। हम बात करेंगे ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म की। हम बात करेंगे कि कैसे आप इस फिलॉसफी को अपनी जॉब, रिलेशनशिप्स और डिप्रेशन में यूज कर सकते हैं। और हम सुनेंगे विक्टर फ्रैंकल के फाइनल वर्ड्स। दोस्तों, स्वागत है इस मास्टर क्लास के आखिरी पार्ट में। हमने फ्रैंकल की जर्नी देखी, ट्रेन के डब्बे से लेकर लोगोथेरेपी के जन्म तक। अब सवाल यह है, इससे मुझे आज क्या फायदा होगा? फ्रैंकल ने अपने आखिरी सालों में एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जो आज की दुनिया के लिए सबसे जरूरी है। इसे वो कहते हैं ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। हम सब ऑप्टिमिज्म का मतलब जानते हैं, सब अच्छा होगा। लेकिन जब सब कुछ बुरा हो रहा हो, जब कैंसर वापस आ जाए, जब बिजनेस पूरी तरह डूब जाए, तब सब अच्छा होगा बोलना बेवकूफ़ी लगता है। फ्रैंकल कहते हैं, हमें ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म चाहिए। इसका मतलब है, हाँ सब बुरा है, हाँ दर्द है, हाँ शायद हार निश्चित है, लेकिन मैं फिर भी हाँ कहूँगा जिंदगी को। सेइंग येस टू लाइफ इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। ये कैसे करें? फ्रैंकल कहते हैं, हैप्पीनेस इज लाइक अ बटरफ्लाई, द मोर यू चेज इट द मोर इट इल्यूड्स यू, बट इफ यू टर्न योर अटेंशन टू अदर थिंग्स इट कम्स एंड सिट्स सॉफ्टली ऑन योर शोल्डर। खुशी एक तितली की तरह है, जितना पीछे भागोगे उतना दूर जाएगी, दूसरे कामों में लग जाओ वो खुद कंधे पर आकर बैठ जाएगी। आजकल हम सब खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, हम जबरदस्ती हंसना चाहते हैं। फ्रैंकल कहते हैं, यही प्रॉब्लम है, आप जबरदस्ती नहीं हंस सकते, आपको कोई रीजन चाहिए हंसने के लिए। रीजन ढूंढो, मीनिंग, खुशी अपने आप आ जाएगी। खुशी गोल नहीं है, खुशी रिजल्ट है। प्रैक्टिकल टूल, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, डर को हराने का तरीका। अब मैं आपको लोगोथेरेपी का सबसे पावरफुल प्रैक्टिकल टूल देता हूं। इसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। हम सब किसी न किसी चीज से डरते हैं, पब्लिक स्पीकिंग से, नींद न आने से, इंसोम्निया या गलती करने से। फ्रैंकल कहते हैं, फियर ब्रिंग्स अबाउट दैट विच वन इज अफ्रेड ऑफ। डर वही चीज करवा देता है जिसका आपको डर है। एग्जाम्पल, आपको डर है कि इंटरव्यू में आप हकलाने लगेंगे। आप खुद को बोलते हैं, प्लीज स्टटर मत करना, प्लीज मत करना। आप इतना फोकस करते हैं उस पर कि आप प्रेशर में आ जाते हैं और आप स्टटर करने लगते हैं। इसे कहते हैं हाइपर इंटेंशन, यानी जरूरत से ज्यादा कोशिश। फ्रैंकल का सल्यूशन क्या है? उल्टा सोचो। उन्होंने एक पेशेंट का इलाज किया जो बहुत पसीना बहाता था। वो डरता था कि लोग उसका पसीना देखेंगे। फ्रैंकल ने कहा, कल जब तुम लोगों के बीच जाओ तो खुद से कहो, आज मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगा पसीने का, आज मैं 10 लीटर पसीना बहाऊंगा, मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कितना स्वेट कर सकता हूं। रिजल्ट क्या हुआ? जैसे ही उसने चाहा कि पसीना आए, पसीना गायब हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप डर को इनवाइट करते हो और उस पर हंसते हो तो डर भाग जाता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो खुद से कहो कि आज मैं पूरी रात जागूंगा, आज मैं देखूंगा कि मैं कितनी देर तक आंखें खुली रख सकता हूं। आप देखेंगे कि 10 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। ये है लोगोथेरेपी का जादू। डर की आंखों में आंखें डालकर देखो, डर गायब हो जाएगा। द स्टैच्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आखिरी संदेश। फ्रैंकल जब अमेरिका गए तो उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखी। उन्होंने कहा, यह अधूरा है। वो कहते हैं, फ्रीडम इज इन डेंजर ऑफ डीजेनरेटिंग इनटू मियर आर्बिट्रेरीनेस अनलेस इट इज लिव्ड इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। आज़ादी अगर जिम्मेदारी के बिना हो तो वो मनमानी बन जाती है। आप फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन क्या आप रिस्पॉन्सिबल हैं? आप आज़ाद हैं गुस्सा करने के लिए, लेकिन अब जिम्मेदार हैं उस गुस्से के परिणाम के लिए। आप आज़ाद हैं काम ना करने के लिए, लेकिन अब जिम्मेदार हैं अपनी गरीबी के लिए। लाइफ आपसे पूछती है, तुम आज़ाद हो, अब बताओ तुम क्या चुनोगे? कंक्लूजन, योर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल 1997 में गुजर गए। उन्होंने 92 साल की जिंदगी जी, एक ऐसी जिंदगी जो शुरू हुई थी गैस चेम्बर्स के साये में और खत्म हुई लोगों के दिलों में उम्मीद जगाते हुए। आप और मैं शायद कभी ऑस्विच नहीं जाएंगे, लेकिन हम सबके अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं। किसी के लिए वो एक अनहैप्पी मैरिज है, किसी के लिए वो एक जॉब है जिसे वो नफरत करता है, किसी के लिए वो एक बीमारी है, किसी के लिए वो उनका अपना दिमाग है, डिप्रेशन। आपको लग रहा है कि आप फंस गए हैं, आपको लग रहा है कि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन याद रखिएगा नंबर 1,19,104 को। याद रखिएगा उस आदमी को जिसने नर्क में खड़े होकर कहा था, मैं अपने रिएक्शन का मालिक हूं। जब भी आपको लगे कि लाइफ मीनिंगलेस है, खुद से 3 सवाल पूछना। फ्रैंकल के 3 पार्ट्स।
1 काम, मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ, क्रिएट समथिंग। 2 प्यार, मैं किसके लिए जी सकता हूँ, लव समवन। 3 एटीट्यूड, अगर मैं हालात नहीं बदल सकता तो मैं खुद को कैसे बदल सकता हूँ, सफरिंग। विक्टर फ्रैंकल ने साबित किया कि इंसान सिर्फ हड्डी और मांस का पुतला नहीं है। इंसान के अंदर एक ऐसी आत्मा है जिसे जलाया नहीं जा सकता, जिसे मारा नहीं जा सकता। इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूं कि आप मैन सर्च फॉर मीनिंग खरीदें। ये किताब नहीं है, ये दवाई है। जब भी आप लो फील करें, इसके 2 पेजेस पढ़ लें। आपको शर्म आएगी अपनी छोटी प्रॉब्लम्स पर और हिम्मत मिलेगी उनसे लड़ने की। अगर आप चाहते हैं कि मैं नवल रविकांत या सोक्रेटिस पर अगला डीप डाइव करूं, तो कमेंट में मीनिंग लिखकर बताइए। तब तक के लिए अपना मीनिंग ढूंढिए, अपनी जिम्मेदारी उठाइए और याद रखिए, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव फॉर कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।